और अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ की खबरों की। दुर्ग में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भिलाई भाजपा के नए कार्यालय का लोकार्पण किया और इस अवसर पर उनके साथ डिप्टी सीएम अरुण साव, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव, प्रदेश संगठन महामंत्री पवन साय, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सरोज पांडे, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष प्रेम प्रकाश पांडे सहित विधायक और पार्टी पदाधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम की शुरुआत मुख्यमंत्री ने पार्टी का ध्वजारोहण कर की और इसके बाद फीता काटकर कार्यालय का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री साय ने कार्यकर्ताओं को बधाई देते हुए कहा कि यह कार्यालय भाजपा की मजबूती का केंद्र बनेगा और उन्होंने अगले विधानसभा और भिलाई निगम चुनाव में जीत का संकल्प दिलाया। साथ ही बीजापुर में हुए नक्सली हमले पर कहा कि पुलिस और सुरक्षा बल लगातार नक्सलियों के मंसूबों को नाकाम कर रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने मार्च 2026 तक प्रदेश को नक्सल मुक्त करने का जो लक्ष्य दिया है, उस दिशा में सरकार तेजी से काम करे। मार्च 2026 तक नक्सल मुक्त छत्तीसगढ़ का लक्ष्य रखा गया है। भिलाई जिला भाजपा के नवनिर्मित जिला कार्यालय का शुभारंभ माननीय प्रदेश अध्यक्ष श्री किरण देव जी, हमारे डिप्टी सीएम साहब श्री अरुण साव जी, हमारे संगठन महामंत्री श्री पवन साय जी और विधायकगण, हमारे संगठन के लोगों की उपस्थिति में और पूरे जिला के देवतुल्य हजारों कार्यकर्ताओं की उपस्थिति में जिला कार्यालय का लोकार्पण कार्यक्रम संपन्न हुआ है। इस अवसर पर मैं जिले के समस्त कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं और इस नए कार्यालय से एक नए उत्साह के साथ हमारे कार्यकर्ता काम करेंगे। नक्सली हमले में एक जवान शहीद हुए, 3 घायल हुए और गरियाबंद 4 लोग सरेंडर भी किए हैं। 2026 का जो टारगेट है, क्या लग रहा है? देखिए, हमारी सरकार को करीब 20 महीने हो रहे हैं और 20 महीने में जो हमारे यहाँ के जवान नक्सलवाद के साथ मजबूती के साथ लड़े हैं। बीजापुर से बड़ी खबर सामने आ रही, जहां नक्सलियों ने आईडी ब्लास्ट किया और यह घटना भोपालपट्टनम थाना क्षेत्र के इंद्रावती नेशनल पार्क इलाके के चिल्लामरका गांव के पास हुई है। इस ब्लास्ट में डीआरजी में पदस्थ जवान दिनेश नाग शहीद हो गए, जबकि 3 जवान घायल बताए जा रहे हैं। पुलिस के मुताबिक डीआरजी के जवान एंटी नक्सल ऑपरेशन पर निकले थे और तभी यह विस्फोट हुआ। शहीद जवान दिनेश नाग 2017 से बीजापुर में डीआरजी में तैनात थे और लगातार नक्सल अभियानों में शामिल भी रहते थे। गंभीर रूप से घायल जवानों का इलाज जारी है। बीजापुर पुलिस ने प्रेस नोट जारी कर घटना की पुष्टि की है। वहीं शहीद जवान दिनेश नाग को पुलिस लाइन में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों ने श्रद्धांजलि भी अर्पित की और यह हमला बताता है कि बस्तर में नक्सली अभी भी सक्रिय है, लेकिन सुरक्षा बलों का अभियान जारी रहेगा। जिला बीजापुर के नेशनल पार्क इलाका में माओवादियों की उपस्थिति की आशंका के आधार पर हमारा एक टीम अभियान के लिए रवाना हुई। अभियान के दौरान आज दिनांक 18 अगस्त को रात 5 बजे करीबन माओवादी द्वारा लगाए गए एक आईडी ब्लास्ट होने पर हमारा 4 जवान घायल हो गए थे। उनमें से एक जवान दिनेश नाग का थोड़ा गंभीर रूप से चोट आने कारण से उनका शहादत हो गई। बाकी अन्य 3 जो हमारा जवान जो घायल हुआ, उनका भी बेहतर इलाज के लिए रायपुर एडमिट की गई है। अभी उनके तीनों का कंडीशन आउट ऑफ डेंजर और खतरा से बाहर डॉक्टर द्वारा बताया गया और उनके इलाज अभी जारी है। और जैसा शहीद दिनेश नाग वर्ष 2017-18 का भर्ती है और विगत लगभग 8 सालों से लगातार नक्सल विरोधी अभियान में काफ़ी उत्कृष्ट रूप से उन्होंने अपना सेवा दे रहे थे। अनफॉर्चुनेटली आज की आईडी ब्लास्ट की घटना में उनका शहादत होगी, लेकिन उनका शहादत वेस्ट नहीं होने देगा। जो जिस तरीके से हमारे सुरक्षा बल की सभी बल सदस्य काफ़ी एक मजबूत मनोबल के साथ अभी लगातार नक्सल के खिलाफ जो कार्रवाई कर रहा है, उसी से हमें पूरा विश्वास है आने वाला बहुत जल्दी जो नक्सल के इस प्रकार का जो रूता है, उनके इस प्रकार के वायलेंट जो एक एक्ट है, उसके समाप्ति करने के साथ साथ क्षेत्र में जो शांति व्यवस्था स्थापित करने में भी हमारा सुरक्षा बल के हर एक सदस्य मजबूत मनोबल के साथ अभी आगे कार्रवाई करेगा और जैसे घायल जवान को बेहतर इलाज के लिए सभी प्रकार का जो व्यवस्था की जा रही है।
और छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि उनका बलिदान कभी व्यर्थ नहीं जाएगा और बस्तर को नक्सल मुक्त बनाने का संकल्प सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। अरुण साव ने भाजपा के द्वारा महाराष्ट्र के राज्यपाल और अनुभवी राजनेता सीपी राधाकृष्णन को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाए जाने की सराहना की। उन्होंने इसे देश के लोकतांत्रिक ढांचे को सशक्त बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। इस दौरान अरुण साव ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर भी निशाना साधा और उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी बार बार संविधान और संवैधानिक संस्थाओं का अनादर करते हैं और जनता के बीच भ्रम फैलाने की राजनीति करते हैं। चुनाव आयोग के द्वारा मांगे गए हल्फनामे या माफी से इनकार को उन्होंने जनता की भावनाओं के साथ खिलवाड़ बताया और लोकतांत्रिक संस्थाओं के सम्मान पर जोर दिया। जो जवान हमारे शहीद हुए हैं, मैं उनके प्रति विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। हमारे जवानों की शहादत जाया नहीं जाएगी। नक्सलवाद अब समाप्ति की ओर है, अंतिम चरण में है। बौखलाहट में इस प्रकार की वो हरकत कर रहे हैं, पर किसी भी कीमत पर हमारे जवानों की शहादत बेकार नहीं जाएगी। बस्तर को नक्सल मुक्त करने का जो संकल्प है उसे पूरा करेंगे। सीपी राधाकृष्णन जी एक अनुभवी राजनेता हैं। न केवल संसदीय प्रणाली का लंबा अनुभव है, वरन प्रशासनिक सुदीर्घ अनुभव है। निश्चित रूप से ऐसे सक्षम और योग्य राजनेता का उपराष्ट्रपति के पद का प्रत्याशी घोषित किया जाना स्वागत योग्य है। मैं सीपी राधाकृष्णन जी को बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। उनके मार्गदर्शन में सदन अच्छा चलेगा और देश के संचालन में महती भूमिका होगी। और छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाले में गिरफ्तार पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को तीसरी बार 14 दिनों की न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। उनकी पिछली रिमांड अवधि पूरी होने के बाद आज उन्हें विशेष कोर्ट में पेश किया गया, जहां से न्यायालय ने उन्हें फिर से जेल भेजने का आदेश दिया है और अब मामले में अगली सुनवाई 1 सितंबर को होगी। वहीं प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने चैतन्य बघेल की 5 दिनों की कस्टोडियल रिमांड की मांग की है, जिस पर सुनवाई कल 19 अगस्त को होगी। बता दें कि ईडी ने 18 जुलाई को उनके जन्मदिन के दिन ही उन्हें भिलाई स्थित निवास से गिरफ्तार किया था और गिरफ्तारी धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 के तहत की गई। जांच में खुलासा हुआ कि घोटाले से राज्य के खजाने को बड़ा नुकसान पहुंचा और करीब 250 करोड़ रुपए की अवैध कमाई लाभार्थियों तक पहुंचाई गई। और बढ़ते हैं आगे। रायपुर में एनएचएम स्वास्थ्य कर्मियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल खत्म हो गई है। नवा रायपुर के धरना स्थल तूता में 16,000 से ज्यादा स्वास्थ्य कर्मी अपनी 10 सूत्रीय मांगों को लेकर हड़ताल पर बैठे थे और इन मांगों में नियमितीकरण, ग्रेड पे निर्धारण, अनुकंपा नियुक्ति और मेडिकल अवकाश जैसी अहम मांगे शामिल थी। आज सरकार और स्वास्थ्य कर्मियों के बीच बातचीत के बाद सहमति बन गई है। सरकार ने सभी मांगे मान ली है, जिसके बाद हड़ताल खत्म करने का ऐलान किया गया। प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाएं पहले की तरह सुचारू रूप से जारी रहेंगी। और वहीं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को भाजपा नीत एनडीए गठबंधन की ओर से उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाए जाने पर बधाई दी है। ट्वीट कर उन्होंने राधाकृष्णन को सुयोग्य और कर्मठ व्यक्तित्व बताते हुए हार्दिक शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनका अनुभव और नेतृत्व देश की लोकतांत्रिक परंपराओं को और मजबूत करेगा। और वहीं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बीजापुर जिले के नेशनल पार्क क्षेत्र में हुए नक्सली आईईडी हमले पर गहरा दुख जताया है।
इस हमले में डीआरजी के जवान दिनेश नाग शहीद हो गए, जबकि 3 जवान घायल हुए हैं। मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर शहीद जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की है और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना भी की। और उन्होंने कहा कि बस्तर में चल रहे नक्सल उन्मूलन अभियान से नक्सली बौखलाए हुए हैं और इसलिए ऐसी कायराना हरकतें भी कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने दोहराया कि जवान दिनेश नाग की शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी और नक्सलवाद का खात्मा करना ही उनका संकल्प है। नक्सलवाद खत्म करने का संकल्प जो है विष्णुदेव साय ने दोहराया है। और छत्तीसगढ़ में पीएम सूर्य घर योजना को लेकर सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस पार्टी ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट कर राज्य सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस का कहना है कि योजना में 80 लाख उपभोक्ताओं को सब्सिडी का लाभ मिलते मिलते 127 साल लग जाएंगे और इसके साथ ही उपभोक्ताओं को सोलर पैनल की लागत वसूलने में करीब 18 साल लगेंगे। कांग्रेस ने यह भी तंज कसा है कि अगर वाकई मुफ्त बिजली देनी है तो पहले की तरह हाफ बिजली योजना को दोबारा शुरू किया जाए और सोलर पैनल फ्री में उपलब्ध कराए जाए। वहीं कांग्रेस के आरोपों पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने पलटवार किया है और उन्होंने कहा कि जब भी जनता के हित में कोई काम होता है कांग्रेस को परेशानी होने लगती है। साथ ही उन्होंने तंज कसा कि कांग्रेस के पेट में दर्द होता है और इसलिए वो बड़बड़ाते रहते हैं। अरुण साव ने साफ किया कि प्रदेश सरकार योजना के तहत उपभोक्ताओं को सब्सिडी दे रही है। देश का दुर्भाग्य है कि देश की सबसे पुरानी राजनीतिक दल जब भी जनहित में काम होता है, जनता के हित के लिए काम होता है, राष्ट्र हित में काम होता है, इनके पेट में दर्द होने लगता है। दर्द में ये बड़बड़ाने लगते हैं, बुदबुदाने लगते हैं। वास्तव में आज पूरी दुनिया ग्रीन एनर्जी की ओर बढ़ रही है और समयबद्ध ढंग से पूरा हो, लोग इसके लिए प्रेरित हों और इसलिए सरकार एक बड़ी सरकार भी सब्सिडी दे रही है, केंद्र सरकार सब्सिडी दे रही है ताकि हम ग्रीन एनर्जी की ओर, सोलर एनर्जी की ओर बढ़ें। और उसमें भी कांग्रेस नेताओं के पेट में दर्द हो रहा है तो उनको दर्द तो होना ही चाहिए। और वहीं छत्तीसगढ़ में जनजातीय परिवारों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने बताया कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के निर्देश पर आदि कर्मयोगी अभियान को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी और इस अभियान में 28 जिलों के 128 विकासखंड और 6,650 आदिवासी बहुल ग्राम शामिल किए गए हैं। ग्राम स्तर पर 1,33,000 से अधिक कैडर तैयार किए जाएंगे जो सड़क, आवास, स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार जैसी योजनाओं के क्रियान्वयन में सक्रिय भूमिका निभाएंगे। और सरकार का लक्ष्य है कि अभियान से हर जनजातीय परिवार सीधे लाभान्वित होंगे। देखिए, ये कांग्रेस के नेताओं का ये एकदम आज जनता ने इन्हें खाली कर दिया है। केवल जबानी जमा खर्च करने के अलावा इनके कोई काम नहीं है। आज जिस प्रकार से राज्य के अंदर निवेश बढ़ा है, आंकड़े उनको नहीं दिख रहे हैं। देश राज्य में नए नए उद्योग, नई नई बड़ी बातें आ रही है, वो उन्हें नहीं दिख रहा है। दशा कर रखे थे। इनको लगता है कि छत्तीसगढ़ की वैसी ही दुर्दशा रहे, छत्तीसगढ़ आगे ना बढ़े, छत्तीसगढ़ में निवेश ना आए, छत्तीसगढ़ में उद्योग ना आए, छत्तीसगढ़ का दुनिया में नाम ना हो। ये यही चाहते हैं। अपने वो 2000 से पहले के जमाना का छत्तीसगढ़ चाहते हैं, गरीबी, भूखमरी, अशिक्षा, बीमारी वाला प्रदेश। और इसलिए इनके पेट में दर्द होता है जब छत्तीसगढ़ की तरक्की और बेहतरी के लिए कि छत्तीसगढ़ में हम क्या कर सकते हैं, विश्व स्तर की चीजें छत्तीसगढ़ में कैसे निवेश ला सकते हैं, इसके लिए अलग अलग संस्थाएं विदेश में बुलाती है, जाते हैं, कुछ सीखकर समझकर आते हैं और उसका लाभ छत्तीसगढ़ को लगातार मिल रहा है। और वहीं रायपुर में भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर विजय मिश्रा ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला और उन्होंने कहा कि निर्वाचन आयोग के मामले को लेकर कांग्रेस केवल भ्रम फैला रही है। कांग्रेस के पास अब कोई ठोस मुद्दा नहीं बचा है और इसलिए उन्होंने अपने भ्रम फैलाने वाली टोली को सक्रिय कर दिया है। मिश्रा ने कहा कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष को अपने उस पदाधिकारी से सवाल करना चाहिए जो निर्वाचन आयोग का कामकाज देखते थे, क्योंकि जब सभी दस्तावेजों पर उनके हस्ताक्षर मौजूद है तो कांग्रेस का यह मुद्दा जनता को गुमराह करने के अलावा कुछ नहीं है। बहुत बड़ी
जिम्मेदारी हम सब लोगों के ऊपर में आई है। सरकार हमारे जनप्रतिनिधि के ऊपर तो आई ही है, लेकिन एक एक कार्यकर्ता के ऊपर भी जिम्मेदारी आई है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठाया है। दीपक बैज ने राजधानी रायपुर सहित पूरे प्रदेश में चाकूबाजी की समस्या को गंभीर बताते हुए कानून व्यवस्था पर सवाल उठाया। दीपक बैज ने कई मामलों का जिक्र किया, जिसमें राजधानी रायपुर में डिलीवरी बॉय की चाकू मारकर हत्या का मामला हो या फिर धमतरी में 3 युवकों की हत्या और राजेंद्र नगर में एक शख्स की हत्या पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा, मृतकों के ऊपर परिवार की जिम्मेदारी थी। 4 युवाओं की मौत को लेकर पीसीसी चीफ दीपक बैज ने सीएम साई को एक पत्र लिखा। मृतकों के परिजनों को 50-50 लाख मुआवजे की मांग की है। जिस तरह से पूरे प्रदेश में और खासकर राजधानी रायपुर में विगत कई दिनों से लगातार आम नागरिक युवाओं को चाकू से मारा जा रहा है, ये सबसे बड़ा चिंता का विषय है। एक डिलीवरी बॉय की चाकू मारकर हत्या कर दी जाती है जस्ट 15 अगस्त से पहले। फिर 15 अगस्त जस्ट पहले रायपुर के 3 युवाओं को धमतरी में चाकू से मारकर हत्या कर दी जाती है। 14 अगस्त की रात को फिर घर से निकालकर चंगोरा भाटा में हत्या कर दी जाती है और फिर शायद कल की घटना महावीर नगर में बीच चौक में चाकू मारकर हत्या कर दी जाती है। आखिर इस तरह की हत्या कब रुकेगी? कौन रोकेगा? किसकी जिम्मेदारी है? जो बढ़ते नशा, सूखा नशा, अवैध शराब, नकली शराब की बिक्री, अवैध कमाई सरकार की, काली कमाई सरकार की वजह से आम नागरिक मारे जा रहे हैं। रायगढ़ शहर के वार्ड नंबर 34 संत विनोबा नगर में आंगनबाड़ी भवन पर बुलडोजर चलाने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि आंगनबाड़ी कई सालों से चल रही थी। आरोप है कि अचानक नगर निगम की कार्रवाई में इसे निजी बताकर तोड़फोड़ शुरू कर दी गई और इस दौरान ना तो पूर्व सूचना दी गई और ना ही बच्चों की पढ़ाई और महिलाओं की सुविधा का ख्याल रखा गया। स्थानीय लोगों के विरोध के बाद बुलडोजर की कार्रवाई को रोका गया। मामले की जानकारी मिलते ही नगर निगम महापौर जीवर्धन चौहान मौके पर पहुंचे, जांच कर दोषियों पर कार्रवाई का आश्वासन दिया। वहीं रायगढ़ विधायक को भी स्थानीय लोगों ने जानकारी दी, जिसके बाद एसडीएम मौके पर पहुंचे और हालात का जायजा लिया। और इसी बीच वित्त मंत्री ने भी वीडियो कॉल पर लोगों से बातचीत की। वित्त मंत्री ने साफ कहा कि अगर दोबारा बिना जांच और अनुमति के तोड़फोड़ की जाती है तो इसका कड़ा विरोध किया जाए और तोड़ने वालों पर कार्रवाई की जाए। किसी प्रकरण के संबंध में एक आदेश पारित किया गया, उसके संबंध में शायद कुछ वहां कार्रवाई किया गया है, तो इसके संबंध में पूरी विस्तृत जानकारी प्राप्त कर रहा हूँ। जब तक अभिलेख, डॉक्यूमेंट्स, दस्तावेज नहीं होंगे तब तक कुछ भी बताने की स्थिति में नहीं होंगे। दस्तावेज देखने के बाद ही मैं कुछ बता पाऊंगा इस विषय में। गुंडागिर्दी के तौर पे धमकी चमकी देते हुए कि हमने क्या बोलते हैं, हमको आदेश है कि इसको तोड़ने का आदेश है बोल करके, और इस संज्ञान को मेरे को हमारे पार्षद क्या बोलते हैं यादराम साहू के द्वारा दिया गया, जो मैं तत्काल उसमें एक्शन लेते हुए मैंने सीधा एसडीएम को मैंने फोन लगाया। मैं उनसे पूछा कि आंगनबाड़ी तोड़ने का किसी प्रकार का आदेश है क्या बोल करके, तो उन्होंने बताया कि नहीं, ऐसा हमारी तरफ से कोई आदेश नहीं है। वहीं बेमेतरा जिले के नांदघाट थाना क्षेत्र के ग्राम बदनारा में अवैध शराब बिक्री को लेकर ग्रामीणों में आक्रोश देखा गया। जनपद सदस्य, सरपंच सहित सैकड़ों ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट का घेराव कर अवैध शराब बिक्री पर तत्काल रोक लगाने की मांग की। जनपद सदस्य, सरपंच सहित सैकड़ों ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट का घेराव कर अवैध शराब बिक्री पर तत्काल रोक लगाने की मांग की है। ग्रामीणों का आरोप है कि शराब माफिया खुलेआम कारोबार कर रहे हैं और आबकारी विभाग के कुछ कर्मचारी इस धंधे में मिलीभगत भी करके रिश्वत ले रहे हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि अवैध शराब के कारण गांव का युवा बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। प्रदर्शनकारियों ने बताया कि अवैध शराब के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है।
हमारे यहाँ बदनारा में अवैध रूप से शराब बिक्री हो रहा है और मना करने के बाद भी वो लोग नहीं मान रहे हैं। और मैं स्वयं शिकायत करने आबकारी विभाग आया था और पुलिस थाना नाथघाट भी गया था और मैं 2-3 बार आया गया हूँ। उसके बाद भी वहाँ पर बंद नहीं हुआ है। कार्रवाई के नाम से मात्र 100 भरे कर देते हैं। वो लोग जाते हैं, पकड़ देते हैं और बाद में 1 घंटे बाद छोड़ देते हैं। अवैध शराब बिक्री पर प्रतिबंध लगाने के लिए ग्राम बदनारा से हमारे ग्रामीण बंधु आए हैं यहाँ तक, और मैं आबकारी टीम के साथ रेवेन्यू की भी टीम को उसमें संलिप्त करके और पुलिस विभाग की भी टीम हमारी जाके उस पर बिल्कुल कार्रवाई करे। और बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।